नमस्कार, मैं हूं ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी। मैं हूं नीरज कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे नाटो शिखर सम्मेलन की, साथ ही चर्चा करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की। हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो संबंध है इस समय, उस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही बात करेंगे जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। सर, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले क्योंकि देश में इस समय गम और गुस्से का माहौल भी है। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और ये विश्वास हम सभी को है कि हमारी सेना के रहते हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं, देश एकजुट है उनके परिवार के साथ, और जिन्होंने बलिदान दिया है वो बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। उनको नमन के साथ सर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा, और ये भी मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है या फौज है जी, उन्होंने ये ऐसे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया है जी, और जहाँ जरूरत पड़ी है उसका बदला जरूर लिया है। जी, ये कि जो दुश्मन है उसको समझ में आ जाए जी, कि अगर एक करेंगे तो हम 10 गुना, जैसे कहा गया है, जी, कम से कम वो करेंगे। और देखिए 3 तो मारे गए अभी जी, इसी बीच में, जी, आतंकवादी, जी, और ऑलरेडी तकरीबन 30 के आसपास लोग पकड़े भी गए हैं। जी, तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो दुख तो हमको है ही है, जी, लेकिन गर्व भी है इन लोगों पर, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ही लिया और किसी और पर आंच नहीं आने दी। जी, बिल्कुल सर। सेना है, हमारे सैन्य बल हैं, तो हम सब सुरक्षित हैं। सर, आज के कार्यक्रम की हम जो सवालों का जो सिलसिला है वो शुरुआत करते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन हुआ सर, पूरी दुनिया की नज़रें थी। इससे रूस और यूक्रेन को क्या संकेत और संदेश गया है? नीरज जी, ये जो सम्मेलन है हम सब जानते हैं 3 दिन का सम्मेलन है जी, आज इनफैक्ट जी, ख़त्म हो ही गया अभी। जी, जी, और ये 75वां जो है 75th एनिवर्सरी थी, जी, स्थापना दिवस था जी, नाटो का। जी, हम सब जानते हैं कि 1949 में 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी, जी, और वो उद्देश्य था, सबको हमको पता है, उस समय 12 देश ही मेंबर थे। आज 32 देश जो हैं इसके मेंबर हैं नाटो के इस समय। और नाटो जैसे अब तो ट्रांस अटलांटिक बन गया है, जी, बाकी देश भी जब आ गए हैं तो उनको लेकर के ये था। और इसका एम हम सब जानते हैं कि इनका बेसिक जो मुख्य एम था अपनी सुरक्षा, जी, कि जो नाटो के मेंबर्स हैं इनकी सुरक्षा। और इनका आर्टिकल में बड़ा क्लियर है कि अगर एक देश के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उसको सभी के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। जी, एक और एम था कि इनका जो आपस में चूंकि मिलकर करेंगे तो रक्षा बजट इनका कम रहेगा, कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चलते आए देखें तो पूरा उद्देश्य मुझे लगता नहीं कि अचीव हो पाया है जी, इनका। रक्षा बजट देखिए, इनको बढ़ाना पड़ रहा है। इन्होंने खुद डिसाइड किया था 2022 में कि 2022 तक था कि 2.5%, 1% जो पहले GDP का खर्च कर रहे थे सुरक्षा पर, 2.5% होगा। वो भी ये पहुंच नहीं पाए। अब तो ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, इंडिविजुअल ये भी ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं आपको अगर फिगर दूं तो देखिए 2022 में अगर इनका 3% था, अब 24 में जो 3% ऑफ GDP था, अब तो ये करीब 10 से 11% ऑफ GDP कुछ देश पहुंच रहे हैं अपने सुरक्षा में खर्च करने के लिए। जी, और चूँकि हम इसको बात ही कर रहे हैं, हम रूस और यूक्रेन का क्या इस पर इससे मैसेज जाता है। जी, देखिए, जो मुझे लगता है कि ये जो समिट थी इसमें 3 चीज़ें बहुत साफ थी, जी, और मैं प्रायोरिटी में अगर लूँ तो इन 3 चीज़ों में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि अमेरिका में कौन आएगा, जो बाइडेन आएंगे या ट्रंप आएंगे, क्योंकि पूरी नेटो की जो प्रासंगिकता है, प्रासंगिक कितना है, वो इसी पर डिपेंड करता है। आपको याद है कि ट्रंप ने अपने टेन्योर में कहा था
कि नाटो से कोई फायदा हमको नहीं है, बाहर आ या तो नाटो से बाहर आने के लिए, या तो नाटो पैसा उतना दें अमेरिका जितना लगा रहा है। जी, वो WHO से ही बाहर आ गए थे। उससे भी आ गए थे। तो ये एक बहुत एक छाया हुआ था। अगर आप देखें, पूरी चीज़ें पढ़ें और जो बातचीत वहाँ हुई जी, उस पर ये छाया हुआ था कि अगर ट्रंप आ गए, और जैसा कि अमेरिका में चल रहा है, जी, तो ये इनको लग रहा था कि ट्रंप अगर आ गए तो नाटो फिर को अपना सुरक्षा देखना पड़ेगा। और इसी में देखिए 2-3 4 या 5 देशों के जो इनके प्रमुख आए थे, उन्होंने बोला भी कि हमको अपनी सुरक्षा अपने ग्रुप में खुद देखनी पड़ेगी। जी, तो मतलब साफ है कि इन लोगों को लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो एक तो ये चीज़ उस पर छाई रही थी। जी, दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है, जो हम चूँकि रूस की बात कर रहे हैं, रूस का डर भी थोड़ा नाटो में आ गया है। जी, क्योंकि अगर ये बात कर रहे हैं कि हमको अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है, हमको अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमको अपनी वेपन्स स्टोर करने हैं, जी, मतलब पूरा अगर देखिए तो इनके ऊपर यही था कि इन्होंने अपनी सुरक्षा जो व्यवस्था है पूरी की पूरी बढ़ानी है। जी, अगर इस चीज़ पर ये आ गए हैं तो इसका मतलब तो यही है कि बजाय जो सुरक्षा का इनका चक्र था कि सुरक्षित रहेंगे, जी, वो लग रहा है कि वो इनको डर भी सताने लगा है कि रूस नज़दीक आ गया जी, तो क्या होगा। रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। बिल्कुल रक्षात्मक मुद्रा में टोटली आ गए हैं। जी, और तीसरी ऑफ कोर्स यूक्रेन और रूस वाली बात है। और देखिए, मुझे अभी तीसरा साल चल रहा है, अगर ये पूरी उस तरह से नियत होती, यूक्रेन को ही सहायता होता तो पहले करते। जी, अब इन्होंने जो जितनी चीज़ें की हैं कि और सामान उसको दिया, फिर ये बोला कि रूस के अंदर भी उनके सामान का इस्तेमाल कर सकता है, जो वेपन्स और एमुनिशन है। मुझे लग रहा है कि अभी इनको सबसे ये डर नहीं है कि यूक्रेन को बचाना है, यूक्रेन का क्या होगा। जी, इनको ये है कि अगर रूस उधर आ गया, इतना नज़दीक यूक्रेन ले लिया, तो इनको जो है इनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, पोलैंड ने तो अभी कहना शुरू कर दिया है कि उसको, उनके चीफ ने, आर्मी चीफ ने बोला है कि हमें एक लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि डर है तभी तो ये चीज़ आ रही है। जी, तो मुझे लग रहा है मुख्य बिंदु इन्हीं पर इनका चलता रहा है। हालांकि देखिए, ये जरूर है कि इसमें यूक्रेन को इन्होंने पूरा आश्वासन दिया, जैसे हमेशा देते रहे हैं। जी, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी किया कि नाटो के साथ आना, नज़दीक आने के करीब है मेंबरशिप के, लेकिन नाटो की मेंबरशिप ये दे नहीं सकते अभी जब तक लड़ाई चल रही है, जी, क्योंकि अगर वो लगाएंगे फिर वो आर्टिकल आ जाएगा जी, कि ये नाटो मेंबर है तो इसके ऊपर अटैक है, तो फिर सारा यूरोपियन, आई मीन नाटो के ऊपर अटैक है, जी, वो लेके चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पता है कि फिर आगे क्या होने वाला है, जी। चाहे आप न्यूक्लियर लीजिए चाहे बाकी जी, लीजिए। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के इनको लेकिन एक और चीज़ जो इसमें आई थी, इन बड़ा साफ शब्दों में इन्होंने बोला है, मैक्सिमम स्टेट्स के जो हेड हैं, कि यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है। जी, डिफेंस के। अब डिफेंस कैपेबिलिटी का मतलब यही है, डिफेंस, उन्होंने बोला है डिफेंस एंड डेटरेंस कैपेबिलिटी। ऑफेंसिव नहीं बोला है कि रशिया को वो अटैक करे या कुछ करे, बट डिफेंस एंड डेटरेंस कैपेबिलिटी, इसीलिए कि इनको सबको यह है कि रूस को वो रोके रखे यूक्रेन। जी, यूक्रेन का जो होना है हो, लेकिन इनके ऊपर नहीं आए। तो ये भी चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। इन्होंने साफ शब्दों में बोला कि यूक्रेन की डिफेंसेज और बढ़ाने हैं, जी, तो डिफेंसिव कैपेबिलिटी पर जोर ज़्यादा था वहाँ पर। दूसरा, इन्होंने इनको असिस्ट करने के लिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशन या विद इन नाटो के अंदर इन्होंने बनाया है, जो कि वहाँ पर एक नाटो साटू करके NSATU बनाया है, नाटो का इन्होंने बनाया है, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंस टू यूक्रेन करके जो रहेगा, एक उसमें हेडक्वार्टर उसका जर्मनी में होगा, और वहाँ से जो है वो उनकी डायरेक्ट मदद करते रहेंगे। उन्होंने एक नाटो का एक बड़ा सीनियर कोई रिप्रेजेंटेटिव कीव में रहेगा जी, वहाँ पर मदद करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने वहाँ पर बताई हैं। प्लस कुछ ने, जैसे इंग्लैंड ने बोला है कि वो $3 बिलियन की असिस्टेंस हर साल देते रहेंगे नाटो को, जब तक कि
ज़रूरत पड़ेगी जब तक ये है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आती रही हैं। और इन्होंने बोला, हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि नाटो अलायंस का एम ये है कि लड़ाई करना नहीं, लड़ाई नहीं होने देना जी। लेकिन कितनी सफलता हासिल होती है, क्योंकि तो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं जी। तो वो भी चीज़ अब इस समय उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है कि लैंड, सी, एयर और साइबर और स्पेस, ये मिला करके हर एक जगह के लिए वे तैयार रहेंगे। इसलिए कंबाइंड फोर्स बनाएंगे, 5 लाख की सेना कम से कम कंबाइंड रखेंगे। नाटो इनका आप चाहे यूरोपियन यूनियन लीजिए, बाकी जो है अलग रखेंगे। तो अभी इन्होंने ये भी कहा था, देखिए 2022 में नाटो ने यह भी कहा था कि टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसके अगेंस्ट इनको तैयार होना है। तो ये सब चीज़ें लेके तो ये चल रहे हैं, लेकिन ठोस क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया। और ये जरूर है कि जैसे अमेरिका ने, जो बाइडन ने बोला कि 5 और पैट्रियट सिस्टम वो देंगे यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है अभी एयर डिफेंस की है जी। अभी देखिए 100 से ज़्यादा 3 दिन पहले मिसाइलें रूस ने दागी हैं जी। 8 तारीख को जी। और जिससे इतना ज़्यादा नुकसान जो आज तक नहीं हुआ है वहाँ पर यूक्रेन में। यूक्रेन तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया है, यूएनएससी में, इसके लिए। और बच्चों के अस्पताल पर जो, जी हाँ, वो बहुत बड़ा डैमेज वहाँ पर हुआ है। हालांकि रूस ने कुछ और ही बोला है जी। रूस ने कहा कि हमने उसको टारगेट नहीं किया है। ये तो जो यूक्रेन की जो एयर डिफेंस मिसाइल्स थी वही खुद गिरी और वहीं पर जो है नुकसान हुआ। तो ये भी उनका कहना है। और जेलेंस्की तो देखिए वो शुरू से कई मतलब आप देखिए सालों से मांग रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनको इसी से हो रहा है जी। एयर डिफेंस की वजह से, मिसाइल्स के और बाकी से लेकर के। और जहाँ तक रूस का सवाल है, देखिए रूस अपने उसमें तो आगे बढ़े ही जा रहा है और रुक नहीं रहा है। और उसने जो भी अभी की एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्होंने दिए हैं उसको भेद करके अंदर चला जा रहा है जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस ने जो है काफ़ी इन्होंने उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं खास करके इनके, उसमें काफ़ी उसने पैंट कर ली है और उसको जो है जैम कर दे रहा है जी। इनके जो जीपीएस सिस्टम्स हैं, रादर सेटेलाइट से ही ये जीपीएस सिस्टम्स चलते हैं और मैक्सिमम तो इनके पास मैक्सस्टार और स्टार उसके अमेरिकन जो हैं उनके सेटेलाइट सिस्टम्स हैं, उनको भी इफ़ेक्ट कर दे रहा है। उसमें भी रूस, उसकी वजह से मिसाइल जो अपने टारगेट से लेफ़्ट राइट हो जा रही हैं जी। तो इस लेवल तक की चीज़ें चली गई हैं। तो अभी देखिए जो मेरे तरफ से मुख्य जो बिंदु मुझे लग रहा है उसमें एक तो मानना पड़ेगा कि रूस काफ़ी कुछ की जो एरियाज़ हैं 20% एरिया तो कैप्चर कर ही लिया है और अभी खार्किव पर जा रहा है जो कीव के बाद सबसे बड़ा एरिया है जी। अगर वो ले लिया उसने तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि वो खार्किव पर इतना बड़ा दिखा करके हो सकता है बाकी एरिया कैप्चर करे जी, कि इनका फोकस इधर आ जाए और जो है बाकी कम हेल्ड एरिया है वहाँ जहाँ है वहाँ वो आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद रूस का देखिए, रूस का अगर इकॉनमी ऑलरेडी आगे बढ़ रही है जी। और उसको इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही बोला गया कि वो तो आगे बढ़ रहा है। उसने अपने डिफेंस प्रोडक्शंस पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा कर लिया है। जी। अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम्स का एक एजेंसी MI5 का ही कहना है कि जो प्रेजेंट लेवल है रूस के पास हथियार का वो 2025 तक आराम से जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ सकता है। जी। मतलब मैं ये कहूँ कि वो अपर हैंड लेके चल सकता है जी। उन्हीं का कहना है जी। और वो आगे और बढ़ाया जा रहा है। साथ में अगर आप देखिए नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन का हाथ है। नॉर्थ कोरिया ईरान का तो बहुत खुला ओपन हैंड है उनमें, तो इस वजह से वहाँ से ड्रोन्स और बाकी आप देखिए बैलिस्टिक मिसाइल छोटी वाली RT जो रॉकेट्स वगैरह सब आ रहे हैं उसके पास, तो उसको इन चीज़ की प्रॉब्लम है नहीं। और ऑलरेडी उसने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रखी है जी। रूस ने यहाँ तक बोला है कि अगर अमेरिका इंटरफेयर करता रहा
तो अमेरिका के खिलाफ जो देश हैं, जो अमेरिका से जिनकी खिलाफत है, हम उनको भी हथियार देंगे। जी तो आप सोच लीजिए, अगर ऐसी चीज़ें होंगी जी। तो किसका रोल कहाँ होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी दूसरा, इन्होंने जो अभी तक किया है यूक्रेन में, यूक्रेन ठीक है, उसके अंदर मिसाइलें दाग रहा है, बट उसके ऊपर हो क्या रहा है, और ज़्यादा मिसाइलें रूस अगर ये 2-4 मिसाइलें अंदर भेजते हैं, उसकी एनर्जी या उन्होंने कुछ और सेक्टर्स क्या, स्टोर्स वगैरह, मिलिट्री स्टोर्स वगैरह टारगेट किए हैं। लेकिन रूस ने क्या किया है, 75% इंफ्रास्ट्रक्चर आज यूक्रेन का ख़त्म है। जी कहाँ हैं इनके 4 करोड़ में से 2 करोड़ तो पहले ही लग रहा था कि पता नहीं लग रहा है। जी अब कहाँ हैं लोग, कितने हैं यूक्रेन की, वो भी नहीं पता लग रहा है। यूक्रेन को बहुत कमी है उनके पास सोल्जर्स की, हथियार एमुनिशन भी कमी है, लड़ने वालों की भी कमी है। जी तो ठीक है, मतलब आप जो हैं, जैसे वो ड्रोन्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स मास प्रोडक्शन कर रहा है जी। यूक्रेन, और सस्ते में कर रहा है। जी उसको इस्तेमाल करने की बात चल रही है उनकी। एआई का इस्तेमाल करेंगे, पिछली बार हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की थी, एआई जी, के बारे में। जी। लेकिन अगर ये करेंगे तो रूस भी कम नहीं है। रूस का तो यहाँ तक आ रहा है कि वो टोटल एआई सिस्टम्स लेके आ रहा है, जी। और ऐसे एआई सिस्टम्स जो कि चूँकि उनको फाइटर्स होंगे जो वॉर में आएंगे, क्योंकि वो थक नहीं सकते, वो चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जी लेकिन कोई भी एआई सिस्टम्स ले आए, देखिए कोई भी आपका साइबर या स्पेस कोई सिस्टम ले आएंगे, हर एक का कोई ना कोई एक एंटी या कहिए कार्ड तो निकल ही आता है। जी जैसे मैंने कहा, जीपीएस में, सैटेलाइट में इंटरफेरेंस हो सकती है, तो इनके सिग्नल्स में भी तो हो सकती है। जी। क्योंकि कोई भी एआई सिस्टम ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच नहीं सकता, जी ऑन द स्पॉट डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा, किसी न किसी को देना पड़ेगा। तो कहने का हमारा मतलब, ह्यूमन लूप से आप उसको बाहर नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है इससे ज़्यादा इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इनको इतना फ़ायदा मिल पाएगा। हाँ, F-16 आने वाले हैं अभी, नीदरलैंड और दो देशों से इनके पास आ रहे हैं। तो ये दोनों देश जो अभी F-16 दे रहे हैं, अब रूस ने क्या किया है, जहाँ F-16 या इनके एयर बेसिस हैं उसको टारगेट करना शुरू कर दिया है। जी तो सुरक्षित नहीं, जब वही नहीं सुरक्षित हो गए, रखेंगे कहाँ, कैसे उनका मेंटेनेंस होगा, कैसे चलेगा, कई चीज़ें हैं। और अगर रूस ने गिरा दिया F-16 तो आप समझ लीजिए कि फिर कितनी बड़ी इसकी एंट्री जाएगी। जी आपको याद होगा कि जब हमारी और पाकिस्तान की जो पुलवामा, हाँ, उसके बाद जब हुआ था स्ट्राइक, उसमें देखिए कहा गया था कि एक F-16 को मतलब उसको डैमेज किया है, डाउन किया है, लेकिन खबर बाहर नहीं आई। जी जी बिल्कुल वहीं रहेगी। पता लगा कि उस समय यूएस के लोग वहाँ पहुँच ही गए थे जहाँ पाकिस्तान में था, और बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका कि अभी जवाब दिया नहीं जा सकता, बट मुझे लगता नहीं कि नाटो से उस समय मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स ने वो सबूत भी दिए थे कि शायद वो जो मिसाइल थी या कुछ चीजें थी, वो फायर ही हो सकती हैं F-16 से। हाँ जी, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतनी चीज आ गई थी, लेकिन उसके आगे बात नहीं आई। तो वो अगर चीज आएगी तो इस पर कुछ खास बात हुई नहीं है। दूसरी चीज देखिए, मुख्य चीज जो हमारे प्रधानमंत्री शुरू से कहते आ रहे हैं, और रूस में भी यही उन्होंने बोला है कि बातचीत की प्रक्रिया होनी चाहिए, शांति की स्थापना होनी चाहिए, बातचीत की होनी चाहिए प्रक्रिया। उसके बारे में नाटो के पूरे समिट में कोई बात नहीं हुई। एक इन्होंने जरूर किया था स्विट्जरलैंड में, विदाउट रशिया। तो रूस को, अगर रूस नहीं आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पर, तो बात का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक मुख्य चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, या तो बैक चैनल डिप्लोमेसी या किसी भी चीज में कोई ना कोई ये पॉइंट आना चाहिए था। और लग भी रहा था कि स्विट्जरलैंड में अगर 90 देश 80 जो कह रहे हैं आए थे, 160 को बुलाया था उन्होंने, तो कम से कम इस पर भी कोई बातचीत होनी चाहिए थी। तो लेकिन वो छाया नहीं रहा। तो मुझे ओवरऑल देखा जाए तो रूस को बहुत ज़्यादा कुछ डर नहीं है इसमें, ना उन्होंने बहुत कुछ उसके लिए बोला है, यूक्रेन के लिए किया है इन्होंने, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सर। सर, इजराइल हमास संघर्ष में नया अपडेट क्या है? क्या गाजा संघर्ष विराम के मुद्दे पर दोहा में आयोजित बैठक सफल हो पाएगी? अनिल जी, देखिए, इजराइल का जहाँ तक इजराइल और हमास का
युद्ध का जहाँ तक सवाल है, ये तो रुक तो रहा नहीं है। जो नेतन्याहू जो है वो अडिग हैं अपने फैसले पर। गाज़ा के अंदर वो चले जा रहे हैं, राफा में भी, और गाज़ा में कई जगह उन्होंने बोल रखा है कि जो फ़िलिस्तीनी हैं कुछ जगह खाली करें, क्योंकि कई जगह और वो वापस आ गए थे, तो उनको उन्होंने पूरा गाज़ा सिटी खाली करने के लिए मैसेज दिया हुआ है। 4 दिन पहले जो है उन्होंने एक स्ट्राइक की थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, हॉस्पिटल्स का भी एक नुकसान हुआ था। और खान यूनिस में देखिए 9 जुलाई को ही करीब 30 लोग मारे गए थे एयर स्ट्राइक में। तो ये चीज़ें उनका चल रहा है। और हालांकि इनके डिफेंस मिनिस्टर गलांट ने जो इजरायली नेसेट है उनके पार्लियामेंट में, वहाँ पर ये बोला है कि तकरीबन 60% हमास के लड़ाके मारे गए हैं। कितनी फिगर है कोई डिटेल्स तो उन्होंने दी नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ज़रूर ये बात कही है। और जो स्कूल पर स्ट्राइक अभी हुई थी उसमें काफ़ी बच्चे भी मारे गए थे। अभी तक देखा जाए तो 4 स्कूलों पर स्ट्राइक इनकी हो रखी है। और कहना था इजराइल का कि उसमें जो है हमास मिलिटेंट से रिग्रुप हो रहे थे, और वैसे ये रिफ्यूजीज़ के लिए था जहाँ के लोग रिफ्यूज लिए हुए थे। और इनफैक्ट जर्मनी का भी मैसेज है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इजराइल के अगेंस्ट जा रही है बाहर, लेकिन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं वो अंदर अपने अटैक जारी किए रखे हुए हैं गाज़ा में, ख़ास करके आर्टिलरी और टैंक्स के साथ। जो उनकी 99 डिवीज़न है वो उस पूरे एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अपने एक्शन वहाँ पर किए जा रही है। और एक्चुअली वहाँ देखा जाए तो पूरी जो हम कहते हैं कि तहस नहस आए कि ये डेथ और डिस्ट्रक्शन, यही वहाँ पर है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ह्यूमन बींग्स, उनके जो आदमी हैं, मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चला ही गया है। 75% से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा साफ़ हो गया है गाज़ा में। गाज़ा पट्टी क्या, पूरे गाज़ा पट्टी में, गाज़ा में ही नहीं। और मानवीय त्रासदी तो वहाँ पर है ही, अभी भी एड नहीं जा रहा है, लोग लड़ाई से मारे जा रहे हैं। और देखिए जो एस्टीमेट कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर एक लांसेट, हम सब जानते हैं लांसेट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, उनका कहना है कि लड़ाई के साथ साथ जो ये भूखमरी हुई, वहाँ पर जो डिजीज़, जो बीमारियाँ फैल रही हैं, ये कुल मिला करके 1,86,000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं या मर गए हैं। और ये चीज़ आप वहाँ, इनफैक्ट ये तो सवाल वहाँ भी उठाया गया था जब यहाँ अमेरिका में नाटो के जो अभी समिट चल रही है, उससे पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनसे जो है रिपोर्टर्स ने ये सवाल उठाई थी। तो उन्होंने भी एग्जैक्ट तो उन्होंने नहीं बोला कितने वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ वहाँ जो है बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, जो कि सोचा नहीं जा सकता और ये नहीं होना चाहिए। तो आप समझिए कि इजराइल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है गाज़ा की, उनका कहना है कि 38,000 के आसपास जो काउंटेड है डेड, लेकिन बाकी जो हैं जो अभी भी मलबों के नीचे से निकल नहीं पाए हैं, कई हैं जो कि हॉस्पिटल्स में, बाकी जगह मर गया जिनको अकाउंट फॉर नहीं कर पाया गया। तो ये अगर लांसेट में पब्लिश्ड है और एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब वहाँ पर मानवीय त्रासदी और मौत बहुत ज़्यादा हैं। और इसका जो है मतलब एग्जैक्ट मैं वर्ड्स बोलूँ, जो मैथ्यू मिलर हैं जिन्होंने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने साफ बोला है कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, फार टू मेनी डेथ्स, उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, फार टू मेनी डेथ्स एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है, और उन्होंने ये भी बोला इसीलिए हम नेगोशिएशंस जल्दी करना चाहते हैं पीस प्लान की, और हम बहुत तेज़ी ला रहे हैं उसमें। तो यहाँ तक जो है चीज़ें पहुँच गई हैं। और इजराइल का जो अटैक अभी भी चले जा रहा है, लेबनान में भी वहाँ उनका चल रहा है।
लेबनान ने भी ड्रोन से अटैक किया था इजराइल पर, ख़ास करके इनका जो गोलन हाइट्स का जो आर्मी बेस था, कहते हैं इंटेलिजेंस बेस भी वहीं था, वहाँ भी काफ़ी अटैक्स किए थे हिजबुल्लाह ने, और उसके बदले में इजराइल ने काफ़ी एयर अटैक्स किया है वहाँ पर। तो उन्होंने कई जो है इवन कई सेंटर्स जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने रेड किया है, रमल्ला में, यरीको में, हेब्रॉन में, इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक में। तो ये इजराइल अपना अभी तक ऑपरेशंस रखे हुए है, चले जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू एक चीज़ लेके चल रहे हैं कि हमास का खात्मा। जहाँ तक दोहा में जो अभी पीस टॉक्स चल रही हैं, देखिए काफ़ी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, जो अमेरिका ने, जो बाइडन ने जो पीस प्लान दिया था, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पास कर दिया था, लेकिन उसको अभी तक इजराइल या हमास ने पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था। हमास ने अपनी कंडीशन डाली थी, फुल सीज फायर होना चाहिए और हॉस्टेजेस वो एक साथ नहीं छोड़ेंगे, फेजेज में छोड़ेंगे। इजराइल के कहना था कि वो पूरी तरह सीज फायर नहीं करेगा, ब्रेक जरूर करेगा, बीच में सीज फायर करेगा, लेकिन अपना ऑफेंसिव हमास के खिलाफ जारी रखेगा और हॉस्टेजेस पूरे आने चाहिए। तो इन मुद्दे को लेकर के बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। नेतन्याहू का यह भी कहना था ज़्यादा टाइम मिलने से हमास पुनः अपने आप को संगठित करेगा और फिर वो और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इन चीज़ों को लेकर के मतभेद था। हमास का कहना था कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, स्थायी शांति होनी चाहिए, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये सब चीज़ों को लेकर के था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पॉजिटिव सिग्नल्स आए थे। 5 या 6 तारीख को नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी थी, जो उनके नेगोशिएटर्स थे, और वो सभी परसों पहुंच गए थे दोहा में, कतर में। वहाँ पर CIA के जो चीफ़ हैं विलियम बर्न्स, वो भी पहुंच गए हैं। इजराइल के मोसाद के चीफ़ वो भी पहुंच गए हैं, और बाकी जो नेगोशिएटर्स हैं ऑलरेडी वहाँ पर हैं इस बारे में नेगोशिएट करने के लिए। और कुछ कंडीशंस नेतन्याहू ने यहाँ पर दिए हैं। उनके 4 कंडीशंस हैं जिनको लेके चल रहे हैं, जिसमें एक ये भी है कि परमानेंट सीज फायर नहीं होना चाहिए। हॉस्टेजेस के बारे में उन्होंने दिया है, कौन उसके बाद कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा गाजा के, कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जो ये कहते हैं कि नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उनको ये नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में, वो जो है होने ही चाहिए जो इनके पॉइंट्स हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमास का तो हम पूरा खात्मा करेंगे, तब तक लड़ाई ये जारी रहेगी। अब नाटो की जो मीटिंग चल रही है, समिट मीटिंग वाशिंगटन में, वहाँ पर इस बारे में ज़रूर बात होगी, हुई भी। और वहाँ पर बल्कि ये देखिए कि कम से अरब जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ से 13 देश वहाँ भाग ले रहे हैं। उनको बुलाया गया है, 13 देश के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको इनविटेशन गया है और वो वहाँ पर हैं। इसका मतलब कि यहाँ अगर इतने देश जा रहे हैं तो ज़रूर मिडिल ईस्ट के बारे में बातचीत वहाँ पर होगी, जिसमें मुख्य मुद्दा ये रहेगा। ऑफ कोर्स ईरान और हिजबुल्लाह और बाकी तो ही हैं जो भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली देखिए, वहाँ इजराइल, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, टर्की, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इनके सब के रेप्स गए हुए हैं। तो मीटिंग वहाँ पर ऑलरेडी प्लान्ड है इनके साथ, और कुछ न कुछ बात इसके ऊपर ज़रूर आएगी। लेकिन जो मुख्य चीज़ है अभी देखिए, विद इन इजराइल की जनता भी परेशान हो गई है कि लड़ाई चलती जा रही है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। और सबसे पहली चीज़ उनके लिए मुख्य है वो है हॉस्टेजेस जो अभी हैं उनकी रिलीज, बिकॉज ये भी नहीं पता है कि कितने उसमें से जिंदा हैं कितने नहीं हैं। तो ये जो मुख्य मुद्दा है, जो इजराइल की जनता है वो यह चाहती है। नेतन्याहू वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा एम लेके हम चले हैं, और उनके जो राइट विंग उनके साथ हैं उनका भी यही है
कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन हमास का खात्मा करना पड़ेगा। हमास जहाँ तक है, हमास जानता है कि अगर परमानेंट सीज फायर नहीं होगा तो उसको इस पीस प्लान से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो परमानेंट सीज फायर इसीलिए चाहता है कि वो रिग्रुप कर सके। जो उसने ये भी रखा है कि इजराइल जो है वहाँ से गाजा से अपनी सेना वापस ले, कि ये जो बाकी जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, फ़िलिस्तीनी लोग, उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। देखिए, दूसरी चीज़ हमास यह भी जानता है कि हॉस्टेजेस जो ले रखा है वो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। अगर उसने हॉस्टेजेस को छोड़ दिया तो उसके बाद उसके साथ नेगोशिएशंस करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी सारे हॉस्टेजेस छोड़ने के लिए हमास भी राजी होगा। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। अमेरिका ये भी देख रहा है कि दुनिया के लोग इजराइल का अब साथ नहीं देना चाहते, जिस तरह की मानवीय त्रासदी वहाँ हो रही है। यहाँ तक कि स्पेन ने भी बोल दिया है कि अमेरिका का है दो तरफा मुंह हो रहा है, खास करके यूक्रेन के साथ कुछ और इजराइल जो कर रहा है उसमें कुछ और। तो ऐसे भी आवाज़ उठने लगी है। तो इसलिए अमेरिका और बाकी देश ज़रूर चाहते हैं कि कोई ना कोई ये हल निकले। और जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, इस माहौल में अगर ये बात बन जाती है पीस प्लान, तो हो सकता है जो बाइडेन को कुछ फ़ायदा हो। लेकिन नेतन्याहू मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मानने वाले हैं, जब तक कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो कुछ पूरी नहीं हों। लेकिन हमको आशा रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति प्रस्ताव आगे बढ़े और जो मानवीय त्रासदी हो रही है वो ना हो, और जो चीज़ इजराइल पर हुई है अक्टूबर 7 को, वो भी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होगा। लेकिन जो अभी तक चला है उसको देख के लगता नहीं है कि बहुत कुछ इससे मिलने वाला है। सर, उत्तर कोरिया किस तरह दक्षिण कोरिया की एयरलाइनों के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है? क्या इससे वैश्विक विमान परिचालन पर भी कोई असर पड़ सकता है? नीरज जी, ये जो नॉर्थ और साउथ कोरिया, हम जानते हैं कि उनके बीच में जो प्रॉक्सी वॉर है, छद्म युद्ध, वो कई सालों से चल रहा है। कई सालों से क्या, जब से 1952 के बाद इनकी डिवीज़न हुआ था उसके बाद से चल रहा है। और जब से अमेरिका साउथ कोरिया के साथ इन्वॉल्व हो गया और नॉर्थ कोरिया के साथ रूस और चीन का सपोर्ट मिलने लगा, तो इनका तो हमेशा चलता रहा। हालांकि बीच में इनके आपस में बात भी हुई, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो नई चीज़ आई है इनके बीच में, जो बैलून्स का मामला है, जिसमें अभी नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी बैलून्स, सैकड़ों की तादाद में जो है उसमें गंदगी और कूड़ा कचरा सब कुछ भर के साउथ कोरिया में भेजा, दक्षिण कोरिया में। और ये मैक्सिमम तो उनके एयरफील्ड्स में गए, ऊपर तैरते रहे सारे बैलून्स। और इसकी वजह से उनको काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, डाइवर्ट करनी पड़ी, और काफ़ी जो है फिल्थ कचरा उनके यहाँ भर गया साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का ये कहना है कि उन्होंने ये एक्शन लिया क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ये कहा कि उन्होंने ऐसा एक्शन इसलिए लिया कि साउथ कोरिया उनके यहाँ बैलून्स भेजता रहा है, जिसमें बहुत निगेटिव प्रोपेगेंडा है नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़। उसमें पैसे, खाने का सामान और कई जगह हथियार भी भेजते रहे हैं वहाँ पर। तो इन्होंने एक रिटेलिएटरी उन्होंने मूव किया है वहाँ पर, और ये बैलून्स को वहाँ पर उन्होंने भेजा है। तो इसलिए ये जो ये आपस की इनकी लड़ाई है, लग रहा है एक अलग अब फॉर्म में आ गई है। जो यहाँ पर हम ये कहेंगे, एक तरफ से इसको ये कहा जा रहा है कि ये सॉफ्ट टेररिज्म है, कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें, उसमें तमाम गंदगी, तमाम चीज़ें भेज रहे हैं, और हज़ारों, अगर सैकड़ों की तादाद में इस तरह बैलून जाते रहे, फ़्लाइट डिसरप्शन तो हो ही रहा है वहाँ पर। ऐसे भी बहुत सी एयरलाइंस हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर से नहीं जाती, साउथ कोरिया की भी हैं फ़्लाइट्स, अमेरिका, चाइना, यूरोप और बाकी देश में जाती रहती हैं। और इंचॉन जो इनका एयरफील्ड है, मेन एयरफील्ड है, वहाँ पर बहुत कुछ पहुँच गया, कई घंटे फ़्लाइट्स। और अभी से नहीं हो रहा है,
ये फ्लाइट डाइवर्जन और ये जो इनका बलून का है मामला शुरू हुआ था करीब मई के आखिरी में, आप जून ले लीजिए पहले से, जो 1 जून से या 31 मई से, और अब जो है थोड़ा ज़्यादा चला आ रहा है। तो एक तरह से ये चीज़ जो है काफ़ी परेशान करने वाली है साउथ कोरिया को। दूसरी भी जो चीज़ आ रही है जो इसमें ऐड किया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसमें ये है कि जो जीपीएस सिग्नल्स आ रहे हैं, जो साउथ कोरिया के जो हवाई जहाज़ हैं उनमें जो सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको नॉर्थ कोरिया मॉडिफाई कर दे रहा है, स्पूफिंग कर रहा है। स्पूफिंग में उसके बीच में जा कर के उसको थोड़ा इधर उधर कर देता है, और इसलिए जो एयरक्राफ्ट हैं, जो हवाई जहाज़ हैं साउथ कोरिया के, वो डायरेक्शन अपना खो देते हैं, कुछ समय के लिए अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये मुश्किलें जीपीएस स्पूफिंग से नॉर्थ कोरिया कर रहा है। अगेन इसको भी उसी में सॉफ्ट टेररिज्म में लिया जा रहा है, और पायलट जो है ड्रिफ्ट होने लगते हैं, अपने जो उनका रास्ता है, फिक्स्ड जो पाथ है, उससे लेफ़्ट राइट होने लगते हैं, और काफ़ी समय तक उनको जो है एयर में रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो साउथ कोरिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम कर रही हैं। हालांकि अभी तक कोई इससे मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बढ़ी गई हैं। और नॉर्थ कोरिया ने बोल रखा है कि अगर उसके यहाँ कोई ऐसे प्लेन आएंगे जो लगेगा, उसको लगेगा कि वो रेकी के लिए आ रहे हैं, जासूसी के लिए आ रहे हैं, तो उनको मार गिराएगा। इसलिए जैसे मैंने कहा, बहुत प्लेन्स नॉर्थ कोरिया में नहीं जाते हैं। लेकिन ये नई चीज़ जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बलून्स की आई है और जीपीएस स्पूफिंग की आई है, जिसको कि एक सॉफ्ट टेररिज्म कहा जा रहा है, सॉफ्ट मिलिटेंसी कहा जा रहा है, इसे साउथ कोरिया को तो परेशानी बढ़ गई है, और इसका हल जल्दी किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। सर, जम्मू क्षेत्र में जिस तरह आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके कारण और इस समस्या का समाधान क्या है? नीरज जी, ये वास्तव में ये समस्या तो बढ़ गई है जी, जो थी। एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये समस्या थी नहीं जी, ये जो आप बात कर रहे हैं मिलिटेंट या टेररिस्ट अटैक्स की, जी, ये समस्या तो जम्मू रीजन से बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, था। जी, लेकिन ये दोनों जगह शुरू हो गई। आप देखिए, जो अभी कठुआ की हम कठुआ का जो न्यूज़ आया है जी, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी का रीजन है, जी, जहाँ पर ये सब होता नहीं था, जी, इस तरह की चीज़। वहाँ भी ये हो रही है। रियासी कटरा वाला हमने देखा ही था, जी, जहाँ पर ये हुआ, वो भी एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल एरिया था, जहाँ पर कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा था कई सालों से। जी, खास करके 370 के बाद तो वैसे नहीं हो रहा था। जी, रजौरी पुंछ अनस्टेबल है, जी, एलसी का इलाका है, लेकिन वहाँ भी इतना ज़्यादा जो जिस तरह से हुआ अभी वो नहीं हो रहा था। छिटफुट हाँ ये था। और जो एरिया जहाँ पर हो रहा है जी, वो एरिया जैसे हैं जो कि मैं कहूँगा कि फ़ौज की नज़र में है, क्योंकि या फ़ौज हमेशा नज़र रखती है, क्योंकि वो एरियाज जो हम कहते हैं वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जी, जहाँ पर कि ये चीज़ हो सकती है। जी, तो ये एक तरह से देखा जाए तो पूरे जो सुरक्षा तंत्र हैं, जी, और पूरे सुरक्षा तंत्र में मैं सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज की, फ़ौज की, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पुलिस हैं, जितने सेंट्रल पुलिस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और सुरक्षा तंत्र में लोकल जो रेसिडेंट्स हैं, लोकल लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जी, बिकॉज बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनके देखे और बिना उनकी नज़र के तो चीज़ होगी नहीं। जी, कि कौन कोई नया आदमी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। और ये लोग तो अभी तक तो इन इलाकों के जो लोग हैं वो इसमें एक तरह से मैं कहूँ कि वो ट्रेन हो चुके हैं देखने के लिए। जी, जी, समय समय पर उनको बताया भी जाता है, पुलिस से लेके जो लोग हैं, आर्मी कहिए, बीएसएफ कहिए, सभी लोग उनको, गांव को या अगल बगल के जो लोग उनको बताते रहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें कुछ भी नज़र आए तो बताइए। जी, और फिर भी ये चीज़ हो रही है तो ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ कमी है। जी, और कहाँ कमी है इसमें भी हम जानते हैं कि हमारे, जैसे मैंने कहा, ये जितने लोग हैं सुरक्षा तंत्र पर, सब में कमी है, तभी ये चीज़ हो सकती है। जी, क्योंकि मिलिटेंट्स और जितने ये आपके टेररिस्ट हैं वो एक बैग नहीं सामने आते। जी,
वो काफ़ी समय तक देखते हैं कि कहाँ पर चूक हो रही है। जी उनको पता है कि अगर कॉन्वॉय जा रहा है आर्मी का तो कब आ रहा है। जी वो देखते हैं कि क्या टाइमिंग है, जी फिक्स टाइमिंग है, किस तरह, तो ये सब देखने के बाद ही वो ये कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तंत्र में चूक तो है ही। जी दूसरा, अगर हम जानते थे, जैसे मैं पुंछ राजौरी की बात कर रहे हैं, कि इन इलाकों में ये पहले भी हो रखा है, इन इलाकों में मीन्स मैं 3-4-5 किलोमीटर एरिया की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, 200-400 मीटर की नहीं। जी तो हमें ऑलरेडी वहाँ पर इतना ज़्यादा सुरक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए था। जी। चाहे वो आप कहिए एरियल ड्रोन से कहिए या फिजिकल प्रेजेंस से कहिए, जैसे भी जिससे भी है हमारे पास, हमें वो देखना चाहिए था। जहाँ तक हम उसकी इंटेलिजेंस की बात करते हैं, देखिए कोई इंटेलिजेंस कभी ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट होगा। हर एक यही बोलेगा कि अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। जी कहाँ हो सकता है, कौन करेगा, वो सब तो कोई बताता नहीं है। जी तो ग्राउंड पर जो लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर आप इतने दिनों से हैं तो इतनी चीज़ें तो देख सकते हैं कि हमारे जो ऐसे एरियाज कौन से हैं जी जहाँ पर हमको ज़्यादा कितने समय ध्यान देना है या ज़्यादा समय देना है। अब अगर ये मिलिटेंट्स और टेररिस्ट इतनी दूर से आ रहे हैं, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि सारे के सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं, कुछ तो इनमें से हैं जो लोकली हैं, होम ग्रोन टेररिस्ट आप कहिए उनको जी कि वहीं से हैं, लेकिन वो बन गए, इतनी प्लानिंग कर ली, इतना सामान इकट्ठा कर लिया और एक करने के बाद निकल गए। ये जो है बहुत बड़ी चूक मैं मानूंगा। आगे मैं मानता हूँ कि आप हर एक चीज़, हर एक पूरा सील नहीं कर सकते, जी चाहे आईबी हो, चाहे एलसी का एरिया हो आप, और वहाँ देखिए नाले, पहाड़, सब कुछ है, हम सब जानते हैं, हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जी। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको पता होना चाहिए। बॉर्डर पर तो शायद नदियां ही हैं, सारी नदियां देखिए नाले ही बहुत हैं, नाले वगैरह बहुत हैं, और इस समय बारिश के टाइम आप देखिए वो तो और ज़्यादा अंडर ग्रोथ हो गई होगी, जी तो ईजी होता है बचना। जी लेकिन आप तो अप्रिसिएशन करते ही करते हैं जी कि कहाँ पर क्या हो सकता है। जी आगे एग्री, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अंदर आ गए, बट अंदर आ गए और एक्शन कर लिए, उसके बाद वो भागे नहीं, वो जाने नहीं चाहिए। जी वो हमें हमारी एक बहुत बड़ी चूक है जी कि कैसे निकल गए। फिर अगर आ गए, इन्होंने कार्रवाई कर दी, भले वो 10 मिनट की कार्रवाई हो चाहे 15 मिनट की हो, जी वो 10-15 मिनट में पार करके बाहर तो जा नहीं सकते, जी अंदर ही हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं जरूर मानूंगा कि ये एक चूक है, ये कमी है, जी जिसको दूर करना, और दूर करने का मतलब सबको मिल करके दूर करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए 8 जुलाई जो परसों को जो घटना हुई आर्मी कॉन्वॉय को, जिसमें 5 हमारे बहादुर जवान जो है वो शहीद हुए। अब 48 घंटे में देखिए 2-2, 3-3 ऐसी जी मतलब कुछ घटनाएं हो गई है जी जहाँ ये पर फायरिंग हुई। और ये जो एक बरिस्टा हिल करके है, वहाँ पर जो कठुआ से तकरीबन, कठुआ से भी दूर है, नॉट कठुआ का नाम आ रहा है, कठुआ से तकरीबन 120-22 किलोमीटर दूर है जी जहाँ पर ये घटना हुई। लेकिन नेचुरली ये टेररिस्ट तो उनको पता है कठुआ में आके करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ तो जल्दी गिर जाएंगे। जी तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा कि अगर मूवमेंट होती है जी एक बॉडी ऑफ ट्रुप्स की, अगर जाते हैं तो कैसे हमें उसको सिक्योर करना है कि ये चीज़ नहीं हो उससे पहले। एक बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज़ और मैं सवाल सर मेरा, क्योंकि आप उन एरियाज़ में रहे हैं लंबे समय तक, तो जब कश्मीर में आतंकवाद था तो कश्मीर में ज़्यादा आसान होता था छिपने के लिए, या जम्मू एरिया में ज़्यादा छिपना आसान होता है इन आतंकवादियों के लिए? जंगल क्षेत्र की अगर हम बात करें, जिसमें अक्सर हम खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो जंगलों में भाग गए, सर्च ऑपरेशन चल रखा है, तो दोनों में आसान कहाँ था छुपना? देखिए दोनों में थोड़ा फ़र्क है कि जम्मू का जो अगर हम पुंछ राजौरी जो आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी आइसोलेटेड एरियाज हैं। पीर पंजाल पहाड़ी जो है उधर से आती है, वो जो है उस पर काफ़ी घना है जी, और वहाँ पर हमारी प्रेजेंस भी नहीं थी जी पहले जी, तो वहाँ पर इनको थोड़ा आसान था जी। वैली में ये था कि वैली में प्लेन काफ़ी है कई जगह पर, जंगल वगैरह वहाँ भी हैं कई जगह, लेकिन वैली में वो लोकल्स भी जा सकते, काफ़ी सपोर्ट मिल जाता था, जो अब नहीं है। अब देखिए वो वैली में कार्रवाई नहीं हो रही है जी, कि वैली के लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है जी, और वो और कुछ नहीं चाहते, अब नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ हो वहाँ पर। तो अब इनको और
हमारा जो सुरक्षा तंत्र था जी। उनको लगा कि जम्मू तो बिल्कुल क्लियर है, जी। कोई इसमें चीज़ होनी नहीं है। जी। तो हम जो है, जो मैं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए अपने, जी। कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो जैसे होता है थोड़ा सा, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर है। और पूरा उम्मीद है कि हाँ, अभी जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा जी। उनके चीज़ें, क्योंकि देखिए हम कुछ करते हैं, टेररिस्ट भी अपनी बदलते रहते जी। हैं अपना तरीका, जी। और कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान, या तो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है नो डाउट, और कभी नहीं चाहेगा कि ये मतलब शांत रहे एरिया। जी। और अब वो जम्मू रीजन जानबूझ के दिखाना चाहता है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी। कठुआ पहुँचने का मतलब है कि आप जम्मू से भी आप देखिए एक तरफ से हिमाचल पंजाब की तरफ आ रहे हैं, जी। तो एक वो भी है जो कि हमें देखना पड़ेगा जी। कि ये चीज़, इसकी आँच वहाँ तक नहीं पहुँचे। जी। तो अभी एक तरह से अगर आप देखिए कि जो इंसर्जेंसी की जो आप बात कर रहे थे पहले था, जी। 1990 से लेकर के 2000 तक, ये 10 साल एक तरह से कहिए हॉट बेड था। जी। काफ़ी थी इस इलाके में भी, जी। जम्मू या पुंछ राजौरी जो भी ये रीजन कहिए वहाँ भी थी। लेकिन उसके बाद 2003 के बाद जो ये ऑपरेशन सर्प विनाश जी। चला था, तो इन्होंने सिर कुचल दिया था, जी। और उसके बाद जो है ये आगे नहीं आ पाए ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद, 2003 के बाद। लेकिन अभी जो है ये चीज़ अभी हुई है, और देखिए मैं ये भी कहूँगा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको जी। एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई। जी। एज ए प्रबुद्ध नागरिक, एज ए आम नागरिक, ये चीज़ हम नहीं कर सकते कि एक बार आपने इतना सब किया, पूरी जनता ने साथ दिया, जी। और आज हम कहें कि दोबारा हम धीरे धीरे उधर लौट रहे हैं। जी। तो ये भी चीज़ हम मतलब ये नहीं कर सकते। और ख़ास करके इतनी ट्रेंड फोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी एक ट्रेंड फोर्स है हमारी जी। इंडियन आर्मी, जो कि हर एक जगह, जंगल कहिए, पहाड़ कहिए, रिवर्स कहिए, ये सैंड ड्यून्स या डेजर्ट एरिया कहिए, हर जगह ट्रेंड है काम करने के लिए। जी। अब ऐसे इतने ट्रेंड लोगों को खोना, जी। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है जी। कि हम ऐसी चीज़ों में हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो थोड़े कॉज ऑफ कंसर्न जो कहते हैं जी। कि ये इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। जी। और इस समय वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस या आईबी पर बीएसएफ है, उनको थोड़ा सा मिल करके कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जी। ये अपने अकेले एरिया लेके चलेंगे, उससे ये चीज़ दूर नहीं हो सकती है। जी। क्योंकि वो आकर के मिलिटेंट उधर से क्रॉस कर रहे हैं, वो जी। भी देखना पड़ेगा कहाँ से क्यों क्रॉस कर पा रहे हैं, जी। कहाँ चूक है, कहाँ गैप है, जी। आ करके कहाँ रह रहे हैं, बेस बना रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, अपना हथियार एम्यूनिशन ले रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं। तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि कर ले रहे हैं। जी। इन हर एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर आर्मी वहाँ से रीडिप्लॉय होगी ये काफ़ी कुछ, क्योंकि वो जो हमारा 17 कोर है अभी चीन के खिलाफ, वहाँ भी तिब्बत उस रीजन में चली गई है, जी। कुछ वैली में है। तो कमी ज़रूर है, लेकिन इसको पूरा किया जा सकता है कोऑर्डिनेट करके, और स्ट्रेटजी थोड़ी अब बदल करके। अभी पुरानी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे फिर ये चीज़ हो रही है, तो हमको भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, और थोड़ा हमको मैं कहूँगा फॉरवर्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी। मिलिटेंट्स अगर ये सोच रहे हैं तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ABC आपने जो कई सारी चिंताएं बताई सर, एक चिंता और उभर कर आई है। बीच कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो विदेशी हथियार हैं ये वही हथियार हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया था। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो हथियार कहाँ आए थे? जी, पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान में आए थे जी। वहाँ से जो भी आए थे वो सब पाकिस्तान में आए थे जी। तो वो हथियार आ रहे हैं हमारे पास। एक अगेन ये चिंता का विषय है जी कि ये वहाँ से कैसे पहुँच रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं जी। क्योंकि अब तो पाकिस्तान ने कहेगा कि हमारे हथियार नहीं है जी। वो कहेगा तो अफगानिस्तान का है जी। और अफगानिस्तान से सीधा आएगा नहीं, बिकॉज जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे संबंध हैं अफगानिस्तान के साथ, वो जो है ऐसा नहीं है कि वो इनकी मदद करेगा जी। तो ये आ तो वहीं से रहे हैं, लेकिन एक दो और चीज़ें देखिए कि लोकल सपोर्ट बेस कैसे इनको मिल जा रहा है जी। वो भी देखना पड़ेगा। जो सपोर्ट बिल्कुल लोकल ख़त्म हो गया था वो भी उनके पास दोबारा क्यों आ रहा है जी। और थोड़ा बहुत मैं ये भी कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो वहाँ हैं अभी जी, वो भी जो ऑपरेशंस किए थे वो उस
तरह से नहीं किए जो करना चाहिए। जी हो सकता है लोकल लोग भी नाराज हों, जी उनसे कुछ केसेज हुए हैं जी जहाँ पर कि ये नाराजगी आई है, तो उसको भी हमें लेके चलना पड़ेगा। जी क्योंकि देखिए कुछ नए ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं जी और जानबूझ के पाकिस्तान भी चाहेगा कि लोकल ग्रुप बने जिनको इनाम दे कि नहीं ये तो वो लोकल ग्रुप हैं। जी और आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, देखिए पाकिस्तान के ऊपर इस समय बहुत प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक टेररिस्ट नेशन लोग बोलने लगे थे। जी आईएमएफ से देखिए लोन वगैरह मिलने में कितनी चीज़ें कही गई कि आप जो है टेरर और मिलिटेंट ग्रुप्स को ख़त्म कीजिए। जी तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान के ऊपर जो ये प्रेशर है, जी। वो चाहेगा पाकिस्तान अपने तरफ से निकालना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जी। ये उनके लोकल टेररिस्ट हैं, लोकल ग्रुप्स हैं और आर्म्स अम्यूनिशन भी हमारा नहीं है। जी पहले कहते थे अब नहीं है। जी। तो एक ये एंगल भी हमको देखना पड़ेगा जो कि अभी इसकी वजह से आएगा। जी। और अभी देखिए 2023 में तकरीबन आई थिंक 43 या 44 कुछ अटैक्स हुए थे पूरे साल में, जी 42-43 ऐसे ही कुछ थे। अभी देखिए इन जो अभी 7 महीने हैं, 7 भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें करीब 20 इस तरह के अटैक्स हो रखे हैं। जी तो एक नंबर देखा जाए तो बढ़ रहा है, पहले से कम होना चाहिए था लेकिन ये उतना कम नहीं हो रहा है। और मिलिटेंट्स अगर आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा सिविल ड्रेस में उनके साथ मिल रहे हैं। जी। पहले देखिए कुछ वो आया था कि वो हिंदू बन के घूम रहे थे, कर रहे, जी, तो ये सब जी। चीज़ें देखिए ऐसा नहीं है कि हम पहचान नहीं सकते। आपके बगल में कोई आता है जी। तो आपको लगता है कि यार ये कौन है, इनके रिश्तेदार भी हैं तो पहले तो कभी देखा नहीं। जी। आप लोगों से पूछते भी हैं जी कि कौन था वो, कोई बताता है कि हमारे रिश्तेदार, तो आप कहते भी हैं कि पहले तो इनको कभी नहीं देखा। जी। तो ये चीज़ भी वहाँ आनी चाहिए। जी इसलिए जो लोग हैं, मैं ये भी कहूँगा, वो भी ब्लेम वर्दी है इसके लिए कि आपकी सुरक्षा बाहर से तो नहीं हो सकती। जी और अगर ये आपके इलाके में मिलिटेंट्स आके रहेंगे तो नेचुरली आप भी उसके लिए जो है जिम्मेवार हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और है, अभी तक हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे कि इनके मोबाइल सिग्नल स्लो, बाकी सिग्नल स्लो पता करो। अभी जो ख़ास करके जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो मिलिटेंट्स हैं, ये मोबाइल्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जी क्योंकि उनको पता है कि मोबाइल इस्तेमाल करेंगे कहीं भी जो है, चाहे पाकिस्तान या कहीं के भी करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए वो जल्दी पकड़े नहीं जा रहे हैं। जी तो वो वॉइस सिग्नल या ऑल्टरनेट मीन्स का एक दूसरे से बात करके वो कर रहे हैं। जी कुछ इलाकों में मिलिटेंट्स कंटिन्यूसली रेडियो स्टेशंस हैं उनसे बात करते रहते हैं। जी तो जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट आप कर रहे जी। हैं, वो ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं और उसी में कुछ सिग्नल्स अपने मैसेज छुपा के वो जी ब्रॉडकास्ट करते हैं। जी तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा और एक कदम मिलिटेंट से आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मानसून सीजन में जो हमने बात किया, अंडरग्रोथ ज़्यादा है, झाड़ियाँ बढ़ गई, नदी नाले हो गए, उसके बीच में से आदमी आ सकता है। जो जहाँ फेंसिंग है, फेंसिंग भी पानी में डूब जाता है, जी पता नहीं लगता, या बहुत तेज़ बहाव आएगा तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। जी ये सब चीज़ें हैं, बट ये तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आखिरी में यही कहूँगा कि एक पहले बात तो हमको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा मिलिटेंट से, जी कि वो उनसे हम आगे सोचें। दूसरा, एक बार आ गए तो बाहर नहीं जाने चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए। और फाइनली अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है जी कि अगर करोगे ऐसे, जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे रक्षा के लोग पहले कह चुके हैं, 1 का 10 करेंगे, जी। तो करके दिखाना ज़रूरी है। और अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी ज़रूर, जी हमारे जो टॉप डिफेंस चीफ्स वगैरह थे बाकी लोगों की, और पूरा वो है कि उन्होंने बोला भी है कि बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जी तो ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि लोग, कोई मिलिटेंट ऐसी हिम्मत दोबारा नहीं करे। जी बिल्कुल सर। और जैसा कि सर हमने पिछले सप्ताह से एक और चीज़ शुरू की थी कि जो कुछ सोशल मीडिया पर लोगों के सवाल चल रहे हैं या लोगों की जो जिज्ञासा चल रही है, उससे संबंधित एक सवाल आपसे करने का। तो आज के कार्यक्रम में सर, अभी हम क्योंकि हम जम्मू पर बात कर रहे थे तो जम्मू से ही संबंधित है। आपने अभी लोकल सपोर्ट की बात करी कि लोकल सपोर्ट मिल रहा है टेररिस्ट्स को। तो जैसे हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, जो घात लगाकर हमला किया गया,
इस तरह की रिपोर्टें थी कि अगर कुछ लोगों ने जासूसी नहीं की होती, कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो उनकी जान बच सकती थी। तो ये जो ऐसे जो देश के जो गद्दार लोग हैं, जो चाहे पैसे के लिए, चाहे डर से, चाहे किसी नाराज़गी से दुश्मन को हमारी सूचना दे देते हैं, अपने ही देश के साथ गद्दारी कर देते हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए सर? नहीं जी, देखिए ये मतलब गद्दारी का मैं तो कहूँगा ये देशद्रोह का मामला है जी। ये फौज के लोग किसके लिए थे? न उनका वहाँ घर है जी। न जमीन है न कोई और है जी। सब कुछ छोड़ के उस इलाके में जा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि कल को पाकिस्तान से अगर कोई फायरिंग होती है, गोला बारूद आता है, कुछ भी होता है, लड़ाई होती है, तो कहाँ नुकसान होगा? जो ये लोग हैं वहीं। और वहाँ के लोग अगर इस तरह का हरकत करते हैं जो कि एक देशद्रोह का मामला है, तो देखिए देशद्रोह के लिए तो एक ही हमारे संविधान में उसके लिए जो सजा है वो तो अंतिम सजा ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आप तो पूरी देश की सुरक्षा उसको ही मतलब खतरे में डाल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा देशद्रोह आप क्या कर सकते हैं? अपने ही जवानों को जो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ मतलब बिना कुछ सोचे, और आप उनके लिए जो है ऐसी जो भी आपको प्रलोभन मिल रहा है, जैसे भी है, मैं कहता हूँ डर भय है, कुछ डरा भी गया आपसे। अगर ये लोग उनसे जो है लड़ने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। और आपको पता है आजकल तो मुश्किल नहीं, आप कहीं खबर इतनी जल्दी किसी को भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा बस एक ही सज़ा होनी चाहिए देशद्रोह की, और जो आखिरी सज़ा हमारे संविधान में है। जी बिल्कुल। और अगर किसी को मौत का भी डर है तो वो डर देश से गद्दारी करके उस डर को आप छुपा रहे हैं या अपने आप को बचा रहे हैं देश से गद्दारी करके, तो ये लगता है कि उसका जीवन ही व्यर्थ है उस व्यक्ति। बिल्कुल। आप देखिए कल आपके परिवार, आपका परिवार तो जानता ही होगा, क्योंकि उन्हीं से उनको तो पता ही होगा कि आप ये कर रहे हैं। वो आगे चल के क्या देखेंगे? उनको आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? उनको यही सिखा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में भी सर आपने विस्तार से जानकारी दी, और ख़ास तौर पर नाटो शिखर सम्मेलन जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी, वहाँ पर क्या कुछ निकल कर आया, आपने विस्तार से इसके बारे में बताया। इसके अलावा इजराइल हमास संघर्ष को लेकर जिस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं ताज़ा, उस पर आपने नज़र डाली। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक जो नया मामला आया है, जिसको आपने शायद हिंदी में, मुझे लगता है कि अभी कहीं पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, उस पर सर ने विस्तार से जानकारी दी। जो नई चिंता उभर रही है दक्षिण कोरिया के लिए, उस पर बताया सर ने कि क्या वो नई चिंता है। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र में, क्योंकि सर जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं सेना में रहने के दौरान, तो अपने अनुभव के साथ साथ उन्होंने इस समय जो परिस्थितियां हैं उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उस पर भी विस्तार से जानकारी दी। तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। सर आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।